नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम एम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 16 चैप्टर 15 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। हम 16वें चैप्टर के दूसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल होगा, जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं आर्टिकल 356 और 365। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। यदि वह अस्वस्थ है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। आइए आर्टिकल 365 देखेंगे। आर्टिकल 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो वह राष्ट्रपति के विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। आइए संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि को देखेंगे। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है। तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय के लिए अस्वीकार कर दिया हो। स्वीकृत कर दिया हो। चलिए आगे देखेंगे। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को बताना चाहूँगा, जिसके लिए आप लोगों के लिए माफ कीजिएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने पिछले भाग में 16वें चैप्टर के पिछले भाग में बहुत ही बढ़िया तरीके से आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में क्या अंतर है, इसमें क्या क्या हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी छोटी छोटी बारीकियों को मैंने 16 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तार में बता दिया, और पूरा चैप्टर को विस्तार पूर्वक पहले ही भाग में मैंने समझा दिया। अब इस वीडियो का सिर्फ यह पर्पज है कि आप लोग देख सके कि मैंने पहले पार्ट में बढ़िया तरीके से समझाया और वही 2 पॉइंट इसमें लिखा है उसी तरीके, इसलिए मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने के लिए प्रस्ताव को मंजूर किए बिना विघटित हो जाती है, तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक में 30 दिनों तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है। आइए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। आइए आगे देखेंगे। अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत। आइए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। अंततः इसमें प्रावधान किया गया है कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां पूरी हों। पहली परिस्थिति क्या है
यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो तथा सेकंड, चुनाव आयोग वह प्रमाणित करे कि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति की निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों को यह पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। सभी चैप्टर की 15 चैप्टर जितने मैंने कंप्लीट कर दिए, सभी चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि उसमें मैं लिखने लायक मैं कुछ पॉइंट जरूर दे दूंगा। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे। वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों को की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आइए सेकंड पॉइंट देखेंगे। यह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। तीसरा पॉइंट, वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है कि राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित सावधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। आइए आगे देखेंगे। अंततः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत की गई घोषणा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबन कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक और बजट से प्रस्ताव को पारित करती है। जब कोई राज्य विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो अथवा विघटित हो, पहला पॉइंट देखेंगे किस प्रकार। पहला पॉइंट, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लेखित किसी अधिकारी को दे सकती है। दूसरा पॉइंट, संसद या किसी प्रतिनिधिमंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों व प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकता है। आइए थर्ड पॉइंट देखेंगे। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य के संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। आइए फोर्थ पॉइंट देखेंगे। जब संसद का सत्रवासान हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि से प्रभावी है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इस राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबोधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं और यह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन की अवधि से संबंधित उच्च न्यायालय की स्तर शक्तियां और कार्य प्रभावी रहती हैं। आइए आर्टिकल 356 का प्रयोग देखेंगे। वर्ष 1950 से अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है, अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष
में 2 बार इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अंततः आर्टिकल 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। इस संबंध में ब्यौरा इस अध्याय के अंत में तालिका 16.2 में दिया गया है। अब 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि वे राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। आइए सन 1992 में बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल व राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे थे। बोमई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक और 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्र को उसके हस्तक्षेप से प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि वह प्रांत राज्य की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसमें हमें उन कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करता है तो यह संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे और वे एक मृत पत्र होंगे। यदि कभी उनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति, जिसमें ये सभी शक्तियां निहित हैं, प्रांत में प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेगा। हम आगे देखेंगे। हालांकि अनुवर्ती घटनाओं से स्पष्ट होता है जिसे संविधान का मृत पत्र माना गया, वही राज्य सरकारों व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ। इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य HV कामत ने 1 दशक पूर्व कहा, डॉक्टर अंबेडकर तो अब जीवित नहीं हैं, परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित हैं। आइए न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं देखेंगे जो कि मेंस की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। बोम्मई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया। आगे बढ़ेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि यह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाए जाए। तीसरा पॉइंट देखेंगे, केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। आइए आगे देखेंगे चौथा पॉइंट, न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त है, अपितु यह देखता है कि कार्य तर्क सम्मत हैं अथवा नहीं। पांचवा पॉइंट, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। किसको? न्यायालय को। छठा पॉइंट, राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक ऐसी कोई घोषणा को मंजूरी नहीं प्राप्त होती है, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। सातवां पॉइंट देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है। अंतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आगे देखेंगे, माफ कीजिएगा थोड़ी तबीयत गड़बड़, इस वजह से थोड़ा रुक के पढ़ रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, कितनी शानदार है। अगर नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। थोड़ा अस्वस्थ हूँ मैं, स्वास्थ्य मेरा अस्वस्थ है, इसलिए थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए आठवां पॉइंट देखेंगे, राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक यह ना हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। आइए 9वां पॉइंट देखेंगे, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकरण प्राप्त नहीं होगा। आइए 10वां पॉइंट, आर्टिकल 356 के अधीन शक्तियां विशिष्ट शक्तियां हैं, इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। अब हम आगे उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले को हम कल देखेंगे। आज का हमारा समय हो चुका है, हमारी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, हम कुछ बोलने में थोड़ा असमर्थ हैं, थोड़ा कम बोलना ही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा अस्वस्थ हैं। आप लोग समझ सकते हैं जब आदमी अस्वस्थ होता है तो क्या होता है आदमी के साथ। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ खास बात बता देना चाहता हूँ। जो वीडियो डेली आने के लिए मैं तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो डेली नहीं आ पाती, इसके लिए बहुत सॉरी, बहुत माफ़ कीजिएगा। और एक खास बात, इसमें लक्ष्मीकांत के 80 चैप्टर कंप्लीट होंगे, ये तो तय है। उसके बाद हम इसमें NCERT 6 से 12 तक की, जो कि हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करते हैं, 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करते हैं तो हम NCERT लेके आएंगे। लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट होते ही लाइव, यूट्यूब का आप लोग भी जानते हैं क्राइटेरिया है, 50 सब्सक्राइबर जब तक नहीं हो जाते तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। इसलिए
लाइव हम आएंगे और 50 सब्सक्राइबर को टारगेट आप लोग पूरा करवाइए। हम इसी तरीके, ये थोड़ा वीडियो ये वाली थोड़ा गड़बड़ हो रही है क्योंकि बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। आने वाले समय में बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। आने वाले समय में इसमें एडवांस लेवल जैसे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की बुक वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों को मिलेंगी और एनसीईआरटी 6 से 12 सभी प्रकार की, चाहे वो पॉलिटी हो, अर्थशास्त्र हो, हर प्रकार की इस चैनल पर मिलेंगी। आप लोग समझ लीजिए अभी इसमें कोई ऐड नहीं आने वाला है, तो आप लोग शानदार तरीके से पूरी वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे चैप्टर लक्ष्मीकांत के। जिनके पास किताब नहीं उसके उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आने वाले समय में इसमें एनसीईआरटी और तमाम तरीके की एडवांस लेवल की बुक वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। बहुत जल्द हम, अगर आप लोग हमारा टारगेट पूरा करवाते हैं तो हम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट नहीं होगी उससे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कल पूरा समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों।